नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी से ये टॉपिक है। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर वालों की काफ़ी दिन से डिमांड थी सर कि फर्स्ट ईयर वालों के वीडियो लेक्चर भी आप डालें। तो उसी क्रम में मैं आज जो है ग्लेशियल लैंडफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ग्लेशियर जो है वो हिम की नदियाँ होती हैं जो कि ऊंचे पर्वतीय भागों से या फिर जो स्थायी हिम क्षेत्र है, उन स्थायी हिम क्षेत्र से ग्रेविटी और स्लोप के अकॉर्डिंग धीरे 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 आगे खिसकती हैं और अपनी इसी स्लो स्पीड के साथ ही वो धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ग्लेशियर जो है वो प्रवाहित होते हुए कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हमारी पृथ्वी पर निर्मित करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म के बारे में। तो हमारी पृथ्वी पर ग्लेशियर्स जो हैं हिमनद, ये समतल स्थापक बलों में शामिल हैं। पृथ्वी के एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में से एक है ग्लेशियर और पृथ्वी की का जो ऊपरी सरफेस है उसे उसके लेवलीकरण या समतलीकरण का काम जो है वो ग्लेशियर करते हैं। ग्लेशियर के अलावा जो नदियां हैं या पवने हैं, सागरीय लहरें, भूमिगत जल, ये और अन्य बाहरी प्रक्रम या शक्तियां हैं जो कि पृथ्वी की सतह पर प्रवाहित होते हुए पृथ्वी की सतह को समतलीकरण का काम करते हैं। तो इन्हें समतल स्थापक बल के नाम से जाना जाता है और इस प्रक्रिया में पृथ्वी सतह पर ये विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण करते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से भू आकार ग्लेशियर्स बनाते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हिम के समूह जो ढाल और गुरुत्व के कारण तो हिम के समूह जो ढाल और गुरुत्व के कारण हिम क्षेत्रों यानी जो स्नो फील्ड्स होते हैं वहां से विभिन्न दिशाओं की ओर मंद गति से प्रवाहित हों, उन्हें हम ग्लेशियर या हिमनद कहते हैं। हिम क्षेत्रों की जो निचली सीमा है, जहां से हमारी पृथ्वी के धरातल पर जल का जमाव यानी बर्फ बनना शुरू होता है, उसे कहते हैं हिम रेखा या स्नो लाइन। तो हिम क्षेत्रों की निचली सीमा जहां से कि बर्फ जमना शुरू होती है वो स्नो लाइन कहलाती है और हिम रेखा से ऊपर जो है वो धरातल पर हमेशा हिमावरण रहता है यानी बर्फ जमी रहती है। हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से ऊंचाई और अक्षांशीय अवस्थिति पर निर्भर करती है। यानी हिम रेखा की ऊंचाई क्या होगी, इस पर समुद्र तल से ऊंचाई का इफेक्ट पड़ता है और दूसरा अक्षांशीय जो अवस्थिति है उसका प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है हिम रेखा की ऊंचाई कम होती जाती है। यानी हिम रेखा की सर्वाधिक ऊंचाई जो भूमध्य रेखा के आसपास मिलती है 5,600 मीटर से 6,000 मीटर तक और न्यूनतम ऊंचाई ध्रुवों पर मिलती है जो समुद्र तल पर ही बर्फ वहां पर जमी रहती है यानी 0 मीटर समुद्र तल ही होता है। हिमालय पर्वतों के दक्षिणी ढलानों पर हिमरेखा की ऊंचाई 4300 से 5300 मीटर के बीच है, जबकि उत्तरी ढलानों पर हिमरेखा की ऊंचाई कम है, वो 2500 मीटर के आसपास ही है। आल्पस पर्वतों में अगर देखें तो हिमरेखा की ऊंचाई जो है वो 3000 मीटर के आसपास है। केवल एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जहां पर कि स्थायी हिम क्षेत्र नहीं है, बाकी सभी महाद्वीपों पर स्थायी हिम क्षेत्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम हिमनदों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स। तो हिमनदों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, उनमें पहला है हिम टोपियां, आइस कैप्स। मोस्टली जो पर्वतीय भाग हैं, उन पर्वतीय भागों में पर्वत शिखरों के चारों ओर जो हिम की परत फैली होती है और जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से कम हो। तो पर्वतीय शिखर के चारों ओर हिम की जो परत फैली होती है 50,000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रफल वाली, उसको हम कहते हैं हिम टोपी, आइस कैप्स। जब हिम टोपियों का हिम यानी उनकी आइस जो है वो गुरुत्व के कारण नीचे की ओर सरकने लगती है, खिसकने लगती है, तो उसे ग्लेशियर का निर्माण होता है, उसे हम वैली ग्लेशियर यानी घाटी हिमनद कहते हैं। ये आप देखिए नीचे थर्ड डायग्राम में ये वैली ग्लेशियर दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो पहाड़ियों के शिखर पर ये आइस कैप्स है। तो पहाड़ियों के शिखर के चारों ओर बर्फ के क्षेत्र ये आइस कैप्स कहलाते हैं और गुरुत्व की वजह से और स्लोप की वजह से जब ये नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, इस डायग्राम में आप देखिए ये है वैली ग्लेशियर है जो कि स्लोप के अकॉर्डिंग
और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज इन सभी पर्वतीय शिखरों के हिम क्षेत्र हिम टोपियों के उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार के जो हिमनद होते हैं वो होते हैं महाद्वीपीय हिमनद, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल पर फैले हुए विशाल हिम राशि जो होती है वो कहलाती है महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। इन्हें हम सामान्यतः हिम चादर, आइस सीट के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, अलास्का और आर्कटिक क्षेत्रों के जो हिम क्षेत्र हैं वो आइस सीट के उदाहरण हैं। आप ये देखिए फर्स्ट डायग्राम में चारों ओर बर्फ की परत बिछी हुई है, तो ये आइस सीट का एग्जाम्पल है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो। तीसरा होता है गिरिपदीय हिमनद। गिरिपदीय हिमनद, पिडमोंट ग्लेशियर। घाटी हिमनद जब ऊंचे पर्वतीय भागों से उतरकर नीचे पर्वत का जो पिडमोंट होता है, पर्वत की तलहटी जो होती है वहां पर आकर आपस में मिल जाए, तो उस पर्वत की तलहटी पर बनने वाले इस प्रकार के जो ग्लेशियर हैं वो कहलाते हैं गिरिपदीय हिमनद, पिडमोंट ग्लेशियर। मोस्टली तो क्या होता है कि पर्वत की तलहटी पर पहुंचकर मोस्टली ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। तो और ग्लेशियर का ये पिघलना जो अब्लेशन कहलाता है, तो मोस्टली ग्लेशियर पिघल जाते हैं तापमान की वजह से पर्वत की तलहटी पर पहुंचकर, लेकिन जो कुछ बच जाते हैं वो कहलाते हैं गिरिपदीय हिमनद। तो इस प्रकार के हिमनद जो है वो मोस्टली उच्च अक्षांशीय हाई जो लेटीट्यूड एरिया है वहीं पर ही दिखाई देते हैं। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जैसे ही पर्वतों से नीचे उतरते हैं वहां कर पिघल जाते हैं। तो ये तो हुए हिमनद के कुछ प्रकार। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमनद के कार्यों के बारे में। तो जो गतिशील ग्लेशियर होते हैं वो अपर्दन भी करते हैं, परिवहन भी करते हैं और निक्षेपण भी करते हैं, यानी तीनों ही प्रकार के कार्य करते हैं। वो इरोज्ड भी करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं और वो डिपॉजिट भी करते हैं। तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपॉजिट, तीनों ही प्रकार के कार्य जो है हिमनद करता है। जैसे कि अन्य प्रक्रम जो करते हैं नदियां या पवने करती हैं, उसी प्रकार से हिमनद भी करते हैं। हिमनद के अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक कार्यों को सम्मिलित रूप से हम हिमानीकरण, ग्लेशिएशन कहते हैं। तो हिमानीकरण में हिमनद के अपर्दन और निक्षेपण दोनों ही प्रकार के कार्य शामिल होते हैं। और हिमनद के अपर्दन कार्य जो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्पाटन यानी प्लंकिंग। हिमनद द्वारा किया जाने वाला ये प्रमुख अपर्दनात्मक कार्य होता है। उत्पाटन प्रमुख अपर्दनात्मक कार्य है। हिमनद द्वारा जब बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को मूल चट्टान से अलग कर अपने साथ वो लुढ़का कर या खिसका कर ले जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं उत्पाटन। आप ये देखिए फर्स्ट डायग्राम में प्लंकिंग दिखाए गए। हिमनद यहाँ से छोटे से छिद्र से जो है हिम प्रवेश करता है किसी चट्टानी सतह में और धीरे धीरे उसको काटता है अंदर की ओर, फिर उस पूरे के पूरे पार्ट को अलग कर लेता है और अपने साथ खिसका कर ले जाता है। ये देखिए आप ये जो चट्टानी टुकड़े देख रहे हैं ये प्लंकिंग से टूटे हुए टुकड़े ही हैं। दूसरा होता है अपघर्षण यानी अब्रेशन। हिमनद के साथ जो छोटे बड़े बोल्डर्स होते हैं, छोटे बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, वो क्या करते हैं हिमनद की जो तली है और हिमनद के जो किनारे हैं उनको रेगमाल की तरह घिसते हुए चलते हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है अपघर्षण। तो यहाँ देखिए इस दूसरे डायग्राम में ये अपघर्षण की वजह से यानी वो छोटे कंकड़ पत्थर जो है इसको रेगमाल की तरह घिसते हुए चलते हैं और इस सतह को चिकनी बना देते हैं। तो ये जो है इसका अपघर्षण का कार्य है। तो ये दो प्रकार के कार्य हिमनद मोस्टली करता है। कौन से? एक तो उत्पाटन यानी प्लंकिंग और दूसरा अपघर्षण यानी अब्रेशन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप। तो हिमनद भी क्या है कि अपर्दन की प्रक्रिया करता है और अपर्दन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी की सतह पर विविध प्रकार के भू आकारों का निर्माण करता है। तो देखिए कौन कौन से भू आकार जो हिमनद बनाता है। इनमें पहला है यू आकार घाटी, यू शेप्ड वैली। दूसरा लटकती घाटी यानी हैंगिंग वैली। तीसरा हिमविदर, क्रेव्स। चौथा हिमदर यानी ब्रगशुंड। पांचवा सर्क या हिमगवर यानी सर्क। छठा टार्न लेक, टार्न झील। नेक्स्ट अरेत या तीक्ष्ण कटक।
नेक्स्ट हॉर्न या गिरी श्रृंग, नेक्स्ट श्रृंगपुच्छ यानी क्रेग एंड टेल, नेक्स्ट नुनाटक, नेक्स्ट भेड़ पीठ शेल यानी रोश मुटाने, नेक्स्ट हिम सोपान, ग्लेशियर ग्लेशियल स्टेरवे, नेक्स्ट फियोर्ड्स। तो ये हिमनद की अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के भू आकार हैं। इस डायग्राम में भी आप देखिए, इसको हम थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं, आगे हम इनकी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो डायग्राम में देखिए, ये है यू आकार वैली, इसकी शेप देखिए आप, अंग्रेजी के यू शेप में है, तो ये यू आकार वैली है। और नीचे ये देखिए, ये भी यू आकार वैली ही है, इसकी भी शेप यू के आकार में ही है। और इसमें ऊपर से आप देखिए, ये एक ग्लेशियर या वाटरफॉल जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसको बोलते हैं हैंगिंग वैली। फिर जो ये जो हिम वैली है, इस हिम वैली में दरारें पड़ती है। ये यहाँ देखिए आप, ये सर्क जो कि यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू आकार है। ये सर्क देखिए आप, एक पहाड़ी को पीछे की ओर ग्लेशियर काटते हुए, और उसके बाद ये सर्क का निर्माण होता है एक कटोरे के आकार में। और जब कभी इसमें पानी भर जाता है, जल भर जाता है, तो झील बन जाती है, जिसको बोलते हैं टार्न। और ये देखिए आप, ये जो तीखे ये किनारे आप देख रहे हो, यानी जब ग्लेशियर पीछे की ओर हटता है तो पहाड़ी को के किनारों को काटता जाता है, तो ये किनारे जो है इस तरह से आरी की तरह तीखे हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अरेत या तीक्ष्ण कटक। और जब ग्लेशियर इस तरह से यानी पहाड़ी को काट कर एक गर्त का निर्माण, आवागमन का, आने जाने का एक रास्ता बना देता है, वो कहलाता है कोल। और इस प्रकार के पिरामिड नुमा जो शिखर शेष बच जाते हैं, वो कहलाते हैं हॉर्न या गिरीशरंग। देखिए यहाँ भी अरेट दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हो, ऊंची नीची तेज आरी की तरह की सतह, ये कहलाती है अरेट। तो ये कुछ प्रमुख भू आकार हैं। और हिमनद, ये देखिए नीचे, इसके बाद ये हिमनद जब डिपॉजिट करता है तो विभिन्न प्रकार के डिपॉजिट से हिमोड यानी मोरेन्स बनते हैं, तो उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं। पहले हम बात करते हैं यू आकार घाटी एवं लटकती घाटी के बारे में। यू शेप्ड वैली और हैंगिंग वैली। पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद जो है वो एक इस प्रकार की घाटी में बहता है जिसका आकार अंग्रेजी के यू आकार जैसा होता है। इस यू आकार की घाटी के किनारे जो है वो खड़े ढाल वाले होते हैं। इनकी तली जो होती है वो सपाट होती है और चौरस होती है, यानी किनारे खड़े ढाल वाले, तली सपाट और चौरस होती है। सामान्यतः क्या है कि हिमनद पर्वतीय भागों में नदियों द्वारा जो पहले से वी आकार की घाटियां बनी होती है, उनमें बहते हुए उत्पाटन और अपघर्षण की क्रिया द्वारा उनके किनारों को काटता जाता है और एक यू आकार की घाटी में उसे बदल देता है। यानी ये नदियों द्वारा निर्मित वी आकार की घाटी ही होती है, जिसमें ग्लेशियर क्या करता है, धीरे धीरे उत्पाटन और अपघर्षण की क्रिया द्वारा उसकी चौड़ाई को बढ़ा देता है और उसकी तली को समतल कर देता है, जिससे कि वो एक यू आकार की घाटी में कन्वर्ट हो जाती है। इस डायग्राम में भी आप देखिए, ये आप देख रहे हो यू शेप्ड वैली है, ये एक यू आकार की घाटी है। तो पहले ये इसी प्रकार की वी शेप्ड वैली हुआ करती थी, इस तरह की। तो अब इस वी शेप्ड वैली में ग्लेशियर क्या करता है, धीरे धीरे ऐसे देखिए इस प्रकार से इसके किनारों को यूं काटता है धीरे धीरे, और इसकी तली को भी इस तरह से ये सपाट करता है और इन किनारों को काट कर जो ये उत्पाटन और अपवर्षण की क्रिया द्वारा इन किनारों को काटता है। और अब देखिए ये जो पार्ट है, ये सारा का सारा ग्लेशियर अपने साथ बहा कर ले जाता है और बाद में जो पीछे बचती है वो यू आकार की वैली बचती है। ऊपर आप देखिए, ये देखिए यू शेप्ड वैली का एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये यू शेप्ड वैली है, तो हिमनद इसी प्रकार की यू शेप्ड वैली में प्रवाहित होता है। और हिमनद के जो सहायक जो हिमनद होते हैं, ट्रिब्यूटरीज जो उसकी होती है, उसकी कुछ शाखाएं जो होती हैं, जो ऊंचे पर्वतीय भागों से आकर उसमें मिलती है। तो यहाँ देखिए आप, ये ऊंचे पर्वतीय भाग से, यानी इस सहायक ग्लेशियर की जो सहायक हिमनद था, उसकी वैली जो है ऊंची है, जबकि मेन ग्लेशियर की वैली नीची है। तो ये जो सहायक ग्लेशियर है, ये ऊंचाई से नीचे की ओर मेन ग्लेशियर में गिरेगा, तो ये लटकता हुआ इस पर प्रतीत होता है, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग
वैली। तो ये है हैंगिंग वैली। बाद में क्या है कि ये यानी हिम के पिघलने से ये वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इनको जो है पर्वतीय घाटियां भी कहते हैं। इन लटकती घाटियों को पर्वतीय घाटियां भी कहा जाता है। तो देखिए, जैसे मुख्य हिमनद में जब ऊंचे पर्वतीय भागों से छोटे हिमनद आकर ऊंचाई से मिलते हैं, तो ऐसे छोटे हिमनदों की घाटी मुख्य हिमनद की घाटी पर लटकती हुई दिखाई देती है, जिसे हम हैंगिंग वैली या लटकती घाटी कहते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, ये एक मेन यू शेप्ड वैली है और ऊंचाई से यहाँ देखिए आप ऊपर से नीचे की ओर एक ग्लेशियर, छोटा ग्लेशियर इसमें आके नीचे गिर रहा है। ये कहलाता है हैंगिंग ग्लेशियर, हैंगिंग वैली। तो इस प्रकार से ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने वाली जो घाटियां हैं वो कहलाती है हैंगिंग वैली। नेक्स्ट है हिमविदर, हिमविदर और हिमदर ब्रगशुंड। हिमनद के जो विभिन्न भाग होते हैं उसमें हिम की गति जो होती है वो एक जैसी नहीं होती, बल्कि अलग अलग होती है। यानी हिमनद की जो तली और किनारे वाले भाग होते हैं वहां पर हिमनद की गति धीमी होती है, मंद होती है। कारण ये है कि हिमनद के किनारों पर और तली पर जो आइस होती है उसका घर्षण होता है तली के साथ और किनारे के साथ। लेकिन जो हिमनद का मध्यवर्ती भाग होता है और हिमनद का ऊपरी भाग होता है वहां पर आइस की गति ज्यादा होती है। तो ये गति में जो भिन्नता होती है, उस गति में भिन्नता की वजह से क्या होता है, हिमनद की ऊपरी सतह पर जो हिमपिंड होते हैं उन हिमपिंडों पर दरारें पड़ जाती हैं और इन्हीं दरारों को कहते हैं हिम विदर। आप ये देखिए इस डायग्राम में, ये हिम विदर का एक डायग्राम दिया हुआ है। सेकंड डायग्राम आप देखिए, फर्स्ट डायग्राम में ये आप देखिए, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है जो इस तरह से फ्लो कर रहा है। इसकी तली जो है, इस तली पर हिम की गति कम है, जबकि ऊपरी जो भाग है यहाँ हिम की गति ज्यादा है। और इसी भिन्नता की वजह से हिमनद की ऊपरी सतह पर ये आप देखिए, आप देख पा रहे हो कि दरारें पड़ जाती हैं। यही जो दरारें हैं ये कहलाती है हिम विदर। ये देखिए कितनी बड़ी दरार है ये। तो इस तरह की ये लंबी चौड़ी गहराई तक ये दरारें होती हैं, जो कई बार आधार चट्टान से भी यानी नीचे तक चली जाती हैं। अब जो हिम विदर से जो गहरी और चौड़ी हिम दरार जो होती हैं, जो कि संपूर्ण हिमखंड के आर पार होती है, उनको कहते हैं हिमदरिया ब्रगश्रुंड। यानी ये आप देखिए कि दरअसल क्या है कि ब्रगश्रुंड के निर्माण में तुषार क्रिया, तुषार क्रिया मेन इसमें इंपॉर्टेंट होती है। यानी जो मान लीजिए कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट में कोई छोटा जो है छिद्र बन गया, रात्रि के समय इसमें जल जो है वो आइस बनेगा, दिन में वापस पानी बन जाएगा। तो इस प्रोसेस से तनाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ये दरार नीचे की ओर गहरी होती जाएगी। तो ये जो दरार है, इस दरार के गहरे होने से क्या होगा कि इस प्रकार से वो दरार गहरी होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उस पूरी की पूरी इस चट्टानी भाग को तोड़कर अलग कर लेगी और उसको खिसका कर ले जाएगी। तो ये ब्रगशुंड है। ब्रगशुंड आधार चट्टान यानी जो बेस रॉक होती है उसमें गहराई तक चली जाती है तुषार क्रिया द्वारा, फ्रोस्ट जिसको हम कहते हैं, उस क्रिया द्वारा, तुषार चीरण जिसको हम कहते हैं, तुषार चीरण की क्रिया द्वारा ये बनता है। तो चट्टान पर कोई छोटा छिद्र, उसमें बार बार बर्फ के जमने, पानी बनने, उससे धीरे धीरे वो दरार बड़ी होती जाती है और वो फिर पूरे नीचे चट्टान तक चली जाती है और धीरे धीरे चट्टान का वो टुकड़ा टूटकर चला जाता है, अलग खिसक जाता है, वो कहलाता है ब्रगशुंड। बाद में उस ब्रगशुंड का आकार जो इस प्रकार से देखिए सर्क है, सर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप देखिए, ये ब्रगशुंड दिया गया एक गहरी दरार जो कि आधार चट्टान और उससे भी नीचे जा सकती है। तो ऐसी गहरी दरारों को हिमदरिया ब्रगशुंड कहते हैं। जर्मनी में इन्हें फार्न कहा जाता है और फ्रांस में इन्हें नीवे कहते हैं। यही ब्रगशुंड जो है वो आगे चलकर, जैसा मैंने आपको बताया, सर्क में कन्वर्ट होता है। ये बैकग्राउंड में भी आप डायग्राम देखिए, एक हिम दरार दी गई है। तो इस प्रकार की बहुत सी दरारें जो है वो ग्लेशियर पर होती हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक पहाड़ी के इस यहाँ पर ये देखिए, ये एक ब्रगशुंड का एग्जाम्पल है, ये एक ब्रगशुंड है। तो इस तरह के ये देखिए ऊपर भी ये एक ब्रगशुंड है। तो ये इस प्रकार दरारें होती हैं। तो गहरी दरारें और चौड़ी दरारें जो होती है वो ब्रगशुंड कहलाती है, कम गहरी दरारें जो होती हैं वो हिमविदर कहलाती हैं। तो चूंकि टॉपिक हमारा ये कम से कम 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट होगा, तो आज हम इसे इतना ही करेंगे। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये
समझ में आया होगा। आप जो है इन्हें बार-बार देखिए, रिवाइज़ कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप अपने घरों पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख़्याल रखिए और कोरोना की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कीजिए। थैंक यू सो मच।